Good morning, students. My little introduction as I'm Dipti Nair and Faculty of English since 5 years. So I wish I can guide you in a normal way that you can, crack the exam easily. Actually, English में होता क्या है कि English is not a foreign language for us. For Indians, it's a familiar language since childhood. एंड एक्चुअली इसका जो ग्रामर है, किसी भी लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है और इस ग्रामर को समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स हम जानते हैं, कुछ रूल्स नहीं जानते हैं, इसकी वजह से होती है प्रॉब्लम. सो लेट्स सी, अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से है. एट द वेरी इनिशियल स्टेज सिलेबस एक्सप्लेन करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है. इंग्लिश का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि फाइन, इंग्लिश का ABCD से लेके बिल्कुल XYZ तक सब कुछ पढ़ना है. ऐसा नहीं है. जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कीप इट इन माइंड कि यू हैव टू स्टक विथ योर सिलेबस. एंड अगर इसकी बात करें तो आपके प्रीलिम्स में जो आपके टॉपिक्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे आपका बेसिक ग्रामर होगा. बेसिक ग्रामर में हम अगर कहें, इनके अगर हम पार्ट करें तो ये होंगे आपके पार्ट ऑफ स्पीच. एंड पार्ट ऑफ स्पीच की आपकी शुरुआत होती है नाउन से, प्रोनाउन से, इसी के साथ आपके एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेंक्शन एंड एक्सेट्रा. राइट. सो इसी के साथ जब आप पार्ट्स की बात करते हो, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो कॉमन एरर का सेक्शन होता है, दिस कॉमन एरर का सेक्शन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ग्रामर. सो ग्रामर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. राइट. एंड कई बार हम सोचते हैं कि नाउन तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन नाउन छोटी चीज नहीं है. इसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स है जो हमें पता नहीं होती, बहुत माइन्यूट रूल्स है, इसे भी हम समझेंगे. ठीक. इसी के साथ हमें जब वोकैबुलरी का पार्ट या लेक्सिकल पार्ट से डील करना होगा, व्हेन यू विल टॉक अबाउट योर वोकैबुलरी और लेक्सिकल पार्ट. वोकैबुलरी को ही हम कहते हैं लेक्सिकल. तब आपको ध्यान रखना होगा हमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी के साथ कुछ होमोनिम्स, प्रोफेशन वर्ड्स, ग्रुप वर्ड्स, ग्राफी वर्ड्स, फोबिया, मेनिया, इन सब से डील करना है. अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सबको हम याद कैसे रखेंगे. कई बच्चे मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं, मैम वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा है, कैसे इन सबको याद रखें. सो इसकी भी ट्रिक है. जैसे कोई भी वोकैबुलरी, कोई भी वर्ड अगर इंग्लिश का आप देखो तो ये इंग्लिश का वर्ड एक रूट वर्ड से बना होता है, और उस रूट वर्ड को अगर आप पकड़ोगे तो एक साथ आप बहुत सारे वर्ड्स की तैयारी कर सकते हो. इसी के साथ ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि अगर किसी भी वर्ड को या किसी भी बात को आप कहानियों के तौर पे या एक लाइक फनी वे में याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये आसान होता है याद रखना. सो हम कोशिश करेंगे कि इसे आसानी से याद कैसे किया जाए. ठीक. हर क्लास में आपको एट द एंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम वोकैबुलरी पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका बैंक पीओ का जो पेपर होता है उसमें आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इसे चेक किया जाता है. एंड फॉर दैट मैटर व्हाट हैपन, जब आप कॉम्प्रिहेंशन से डील करते हो, उस कॉम्प्रिहेंशन में काफी वोकैबुलरी पूछी जाती है. अब इसमें पूछे जाते हैं ईडियम फ्रेजेस, ईडियम एंड फ्रेजेस. कई बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि ईडियम और फ्रेजेस अलग अलग होते हैं. सो गाइज इसे ध्यान दो. जैसे हिंदी में हम कहते हैं लोकोक्ति. राइट. लोकोक्ति क्या होती है? जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा. राइट. ये होते हैं ईडियम्स. इसका मतलब ये कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका वही मतलब नहीं होता जो वो कहना चाह रहे हैं, उसका मतलब हिडन होता है. राइट. एंड फ्रेजल वर्ब या फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं कुछ कट वर्ड्स जिनका इनका अरेंजमेंट सेंटेंस की तरह नहीं होता, लेकिन ये प्रॉपर आपको एक मैसेज देते हैं. जैसे अ क्यूट बेबी, इसका मतलब एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत क्यूट सा बच्चा दिख रहा है आपको, एंड आप कह रहे हो ओ माय गॉड शी इज रियली अ क्यूट बेबी.
इट मीन्स कि आप अपना मैसेज तो डिलीवर कर रहे हो, लेकिन इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है. दिस इज नोन एज फ्रेजेस, राइट. या फिर कई बार क्या होता है, हम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब. ध्यान देना, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब आर डिफरेंट. एंड फ्रेजल वर्ब्स को अगर याद रखने का तरीका आप चाहते हो तो इसे समझो कि जब वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, when the verb followed by preposition, this is known as phrasal verb. For example, if you see the example of it, make of and make from. Can anybody tell me the difference between these two words? It's very simple, I guess कि इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे. देखिए, make of क्या होता है? make of वो होता है जब आप किसी चीज की बात कर रहे हो और उसी का एक शेयर या उसी का एक पार्ट अलग कर रहे हो, लेकिन उसका फॉर्म चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, दिस शीट, या यू कैन सी दिस शीट इन माई हैंड. दिस शीट इज मेड ऑफ पेपर. मेड ऑफ पेपर का मतलब ये कि पेपर पेपर ही है, लेकिन उस पेपर को काट के हमने शीट बना दिया, उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ, राइट. बट वेन यू से मेक फ्रॉम, सो यू कैन से इट्स एग्जाम्पल इज पेपर. और जब हम कहते हैं कि मेक फ्रॉम, ये मेक फ्रॉम क्या होता है? मेक फ्रॉम में हम करते ये है कि एक चीज का फॉर्म चेंज करके जब दूसरे फॉर्म में करते हैं तब वो होता है मेक फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, योर बटर, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क और कर्ड. आर यू गेटिंग मी? दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड. और ये होते हैं फ्रेजल वर्ब, राइट. इसी की तरह अगर हम ईडियम की बात करें, ईडियम क्या होते हैं? अभी अभी हमने कहा, इट गिव्स यू सम मैसेजेस, सम मैसेज. लाइक इफ यू से ब्रेक द आइस. अब कई बार क्या होता है कि जैसे सगाई तय होती है, राइट. लड़का है, लड़की है, हम सारे ही इस एज ग्रुप में है, हम सारे स्टूडेंट्स, राइट. इसमें होता क्या है कि कई बार आपको लड़की देखने आती है. अब आप सोचते हो कि हे भगवान, कहाँ फंस गया, राइट. यहाँ होता यह है कि आपके जीजा जी होते हैं, भैया होते हैं, या जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं कि सी यू हैव द लाइबिलिटी टू ब्रेक द आइस. अब जब तक आपको यही नहीं पता कि ब्रेक द आइस क्या होता है, तब तक आप कैसे समझोगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं? सो आप सोचते हो कि बर्फ कहाँ है, तोड़ना है बर्फ को. दिस इज नॉट ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस इज चुप्पी तोड़ना, टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन. आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट ब्रेक द आइस मीन्स, टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन. राइट. दिस इज व्हाट द लेक्सिकल पार्ट ऑफ योर ग्रामर. अब इसका अगर नेक्स्ट हम देखें, सो इसका हमने अभी अभी कहा कि हम नाउन को देखते हैं कि कॉमन एरर में ये कैसे काम आएंगे, राइट. नाउन, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम ग्रामर को कैसे डील करेंगे, राइट. सिंपल नाउन. अब अगर कोई कहे कि नाउन का डेफिनेशन क्या है, तुम लोग भी कहोगे कि क्या मैम बोर कर रहे हो, नाउन का डेफिनेशन भी नहीं पता. इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स एंड पर्सन. गाइज नो, नाउन इज नॉट दिस. नाउन इतना छोटा या आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो. नाउन का ग्रामर में बहुत वेटेज है, क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होता तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो. एक सिंपल सी बात समझिए, आपको इमारत बनानी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, और आपका जो फाउंडेशन है वो कमजोर है. एक अर्थक्वेक का झटका आएगा, आप गिर जाओगे. आपका फाउंडेशन मजबूत करना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आपका ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक. सो लेट्स सी, नाउन आपका कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है. नाउन एज नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, वो तो है ही, प्लस इमोशंस, फीलिंग्स, इन सबके आइडेंटिटी को हम कहते हैं नाउन, राइट. सो अब इन नाउन्स को हम समझने के लिए कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर इसे हौश पौश करें तो कुछ समझ नहीं आएगा. हम क्या करेंगे, हमेशा एग्जाम को ध्यान में रखेंगे. हमें पीएचडी नहीं करनी, एग्जाम को क्रैक करना है. सो अगर नाउन को कॉमन एरर से जोड़ दिया जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इसे हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से ग्रुप 1, your group 1 is names of subject, and those subject which ends with ICS,
ICS, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग दिस? ये सब ICS पे खत्म हो रहे हैं. दिस ICS वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, जो ICS पे खत्म हो रहे हैं, राइट? दीज वर्ड, ये ऐसे नाउन है जो दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है. अब इस लाइन का क्या मतलब है इसे भी समझते हैं. सी, दिखते प्लूरल है. जब नाउन किसी को कहना है कि ये प्लूरल दिख रहा है, सो प्लूरल कैसे दिखता है? जब इसमें एस जुड़ जाता है. किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको एस से जोड़ देते हैं. और किसी वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना है, वर्ब सिंगुलर कैसे बनता है? जब इसमें एस जुड़ जाता है. सो यहां हमने देखा कि किसी नाउन को कैसे समझेंगे कि ये प्लूरल है, तो इसमें लग जाता है एस. और कोई वर्ब जब सिंगुलर होता है तब इसमें लगता है एस. अब इसका भी मतलब समझते हैं कैसे? जैसे आपका बॉय, एक लड़का, इसमें जब हमने एस जोड़ दिया ये बन गए अनेक वचनी. फाइन. इसी के साथ जैसे आपका वर्ब है टू प्ले, सो ये जो प्ले है बिना एस का प्ले, ये है प्लूरल वर्ब. गेटिंग? लेकिन जब आप इसमें जोड़ दोगे एस, ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब. ध्यान देना गाइज, नाउन और वर्ब उल्टा काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. दे हैव इनवर्स रिलेशंस विथ एस. ओके, सो इसे समझेंगे कैसे? इसके लिए हम समझेंगे ये कि अभी अभी हमने देखा नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स. नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स को कैसे डील करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स is complicated subject. अब क्या हो गया? मैथमेटिक्स तो आया, इसमें एस भी है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है. और जब नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा. हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर. ओके, so this is what the simple thing to understand कि whenever noun will be singular, your helping verb will be singular. लेकिन अब इसमें भी एक ट्विस्ट है. इसमें एक नोट हम करेंगे और नोट ये होगा कि when this ICS वाले सब्जेक्ट पजेसिव प्रोनाउन से फॉलो होते हैं या पजेसिव एडजेक्टिव से फॉलो होते हैं, तो इनके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा. इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. गेटिंग? ये है छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि यही होते हैं कॉमन एरर के पॉइंट. अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माय मैथमेटिक्स. अब क्या हो गया? मैथमेटिक्स को हमने पजेसिव एडजेक्टिव से जोड़ दिया. मैथमेटिक्स तो है लेकिन किसका मैथमेटिक्स? मेरा मैथमेटिक्स. माय मैथमेटिक्स आर, बिकॉज यहां पजेसिव एडजेक्टिव आया है. बात समझ आई? माय मैथमेटिक्स आर पुअर. माय मैथमेटिक्स आर पुअर. राइट? यहां क्या होगा? कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि मोहन्स पॉलिटिक्स इज पुअर. सो ध्यान रखना, मोहन्स मतलब मोहन का पॉलिटिक्स. अब जब मोहन का पॉलिटिक्स है तो इसका मतलब ये कि इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, और जब पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. फाइन. इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब इसी नाउन से रिलेटेड और चीजें देख लेते हैं. जैसे हम देखते हैं कई बार आपके एग्जाम में लैटिन एंड ग्रीक नाउन्स की बात होती है. लैटिन ग्रीक नाउन्स. अब होता क्या है, एक्चुअली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश, और अगर हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिशों ने 80% वर्ल्ड पे राज किया है, ये तो हम जानते ही है. जिसकी वजह से हुआ क्या, जहां जहां इनके राज थे वहां वहां का कल्चर टू द एक्सटेंट इनके लैंग्वेज में भी मिल गया.
जिसकी वजह से लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, अरेबिक वर्ड्स, इवन संस्कृत वर्ड्स भी पार्ट है आपके इंग्लिश का। सो कई बार क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता कि ये ग्रीक लैटिन वर्ड्स है या इंग्लिश वर्ड्स है। हम इन्हें इंग्लिश समझ के इसके साथ डील करते हैं, लेकिन इनके भी अपने रूल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं इसे समझते हैं। जैसे आपके 2013 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन वाज ऑफ कॉमन एरर। ठीक, कॉमन एरर का आपका 5 मार्क का वेटेज है एग्जाम में। सो इसमें ये क्वेश्चन था, सुनामी इज अ नेचुरल फेनोमेना सुनामी इज अ नेचुरल फेनोमेना। देखने में बहुत खूबसूरत सी लाइन की फाइन, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक परिस्थिति है जिसकी वजह से लोग तबाह होते हैं। फाइन, अब हमें ढूंढना था इसमें एरर है या नहीं। पहले तो यही क्वेश्चन था। अब सुनने में, पढ़ने में, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये, राइट। क्वेश्चन वाज सुनामी इज अ नेचुरल फेनोमेना। अब कुछ बच्चों ने इसमें दिमाग लगाया कि फाइन, सुनामी है और फेनोमेना भी है और ईज भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी, यहाँ एक छोटा सा एग्जाम था आपका जो एग्जामिनर ने लिया था। इट वाज रिलेटेड टू लैटिन ग्रीक नाउन। ये क्या था इसे भी देखते हैं। कुछ वर्ड जो लैटिन ग्रीक नाउन से आए हैं, ये जब यूएम पे खत्म होते हैं तब ये बात करते हैं सिंगुलर की। ओके, जब ये यूएम पे खत्म होते हैं तो ये होते हैं सिंगुलर, और जब इनके साथ एस लगता है तो ये होते हैं प्लूरल। ठीक, इसी के साथ जब ये होते हैं ओएन पे तब ये होते हैं सिंगुलर, जब ये होते हैं ए पे तब ये होते हैं प्लूरल। अब ये क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। जैसे पोडियम, जैसे स्ट्रेटम, जैसे कॉरिजेंडम, जैसे एराटम, अडेंडम, राइट। वैसे ही आपका और एक वर्ड है एंड दैट इज फेनोमेनन, क्राइटेरियन। कुछ समझ आया आपके क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें, राइट। देखिए अब इसे समझते हैं, पोडियम क्या होता है। अब कई बार ये लगेगा कि ये सब है क्या, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, राइट। पहले इनके मतलब हिंदी में समझते हैं क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ओके, सो पोडियम क्या होता है। पोडियम होता है जहां पे टीचर्स अपनी किताबें एंड एक्सेट्रा रखते हैं ऑन स्टेज, इट्स पोडियम, राइट। स्ट्रेटम क्या होता है। स्ट्रेटम इज हॉरिजेंटल लेयर ऑफ समथिंग। जैसे आप सैंडविच देखते हो, एक ब्रेड, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक ब्रेड, फिर एक लेयर, फिर एक ब्रेड, इस तरीके से जो हॉरिजेंटल लेयर्स होती है इन्हें कहते हैं स्ट्रेटम, राइट। कॉरिजेंडम इज करेक्शन। जहां जहां आप कई बार क्या करते हो, कुछ लिखते हो और जब वापस पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अरे यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या फिर यहाँ पे कुछ मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इस तरीके की। इन्हें कहते हैं जहां पे करेक्शन की जरूरत हो, ऐसे वर्ड्स आर कॉरिजेंडम। एराटम अगेन एरर, प्रिंटिंग एरर, राइटिंग एरर, स्पेलिंग एरर्स एक्सेट्रा। अडेंडम, अडेंडम क्या होता है। जैसे कई लोग नॉवेल पढ़ने का शौक रखते हैं, आप लोगों में से भी होंगे। सो नॉवेल पढ़ने में क्या होता है कि कई बार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द पेज दी होती है। जैसे श्याम कौन है, श्याम मोहन का फ्रेंड है। मोहन कौन है, राधिका का भाई है, राइट। सो इस तरीके के जो एडिशनल पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द पेज या एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल हम लेते हैं वो होते हैं एडेंडम, राइट। योर फेनोमेनन, फेनोमेनन इज परिस्थिति, एंड क्राइटेरियन जानते ही हो। सो अब इन वर्ड्स का जो प्लूरल होता है तो ये कैसे होता है इसे देखते हैं। ये होता है पोडियम्स, स्ट्रेटा, कॉरिजेंडा, एराटा, अडेंडा, फेनोमेना एंड क्राइटेरिया। सो गाइज योर क्वेश्चन वर सुनामी इज अ नेचुरल फेनोमेना, और अब हम यहां देख रहे हैं कि फेनोमेना तो प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। सो ये था आपका आंसर, यू गेटिंग। सो जिसे हम छोटा समझते हैं वो नाउन भी बड़ा रुलाते हैं,
राइट। सो इनका पूरा नॉलेज लेने के लिए इस तरीके से हम बात करेंगे। ओके अब और एक क्वेश्चन होता है कि मैम क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करें। क्लोज टेस्ट एक बहुत बड़ी गड़बड़ करता है। क्लोज टेस्ट होता क्या है पहले इसे समझते हैं। क्लोज टेस्ट वो होता है जो कुछ पैसेज आपको दिया होता है और उसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं। अब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक्यूरेट वर्ड चूज करना होता है और उस वर्ड के साथ उस पैसेज का फ्लो बना रहे, इसका भी ध्यान रखना होता है। राइट। अब कई बार होता क्या है, ये वर्ड्स स्पेशली होते हैं आपके प्रीपोजिशंस या फिर एडवर्ब्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कंजंक्शन, कनेक्टर जिसे हम कहते हैं, सेंटेंस कनेक्टर, कंजंक्शन। ठीक, हर किसी का अपना रूल है और प्रीपोजिशन की तो खास कहानी है। प्रीपोजिशन कई बार एक वर्ब के साथ 2 प्रीपोजिशन आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यार अब इसे कैसे समझे कि ये इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। चलो इसके लिए भी एक ट्रिक देखते हैं। अब हम देखते हैं एक ऐसा वर्ड जो है अबाउंड। क्या होता है अबाउंड? अबाउंड होता है बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में, लॉट्स ऑफ, एम्पल ऑफ। ठीक, ये होता है आपका अबाउंड, एम्पल ऑफ या बहुत सारा, अ लॉट ऑफ या भरा हुआ। ठीक, अब आपको ये पता है कि इस अबाउंड के साथ होता क्या है। इसके साथ 2 प्रीपोजिशन का यूज होता है, एक होता है इन, एक होता है विथ। इतना नॉलेज हमें है, याद भी है और पता भी है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे यूज कैसे किया जाए। ठीक, सो इसको समझो। इसके लिए हम थोड़ा सा एक पिक्टोग्राफिक सिस्टम या पिक्टोग्राफिक स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे प्रीपोजिशन के लिए स्पेशली, क्योंकि प्रीपोजिशन अब जब आपको समझने होंगे, सो प्रीपोजिशन के लिए ध्यान रखेंगे कि हम इसे ट्रिकली, हमारे दिमाग के साथ खेलना नहीं है। होता क्या है कि हमारा दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है, इस पे आप जितना प्रेशर डालो उतना वो कहेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। उसे हंसते खेलते पढ़ाओ कि बच्चे देखो आपको ये पढ़ना है क्योंकि मुझे एग्जाम देनी है और अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। समझ रहे हो? सो इसे हम समझाएंगे, पिक्चर बना के समझाएंगे कि देखो इसे भूलना नहीं है, ये क्या होता है। ओके, देखिए मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, जो बना रही हूं उसे जार समझना। ओके, सो इस तरीके का कुछ होता है कंटेनर, इट्स अ जार। ठीक, और इसमें ये है आपका पानी भरा हुआ। ठीक, अब ये कंटेनर है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। ठीक, और ये कंटेन्ड है जो इसके अंदर है। अब हम बात कर रहे हैं आपके अबाउंड की। सो एक एग्जांपल लेते हैं। द जार इज अबाउंड इन वाटर या विथ वाटर? ऑफ कोर्स विथ वाटर। सो अब हमें एक ट्रिक यहां पे मिलती है और वो ट्रिक ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंटेन्ड, कंटेन्ड कौन है? वाटर कंटेन्ड है। जार इज अ कंटेनर एंड कंटेन्ड इज वाटर। जब आप कंटेन्ड की बात करते हो तो अबाउंड के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा, और जब आप कंटेनर की बात करते हो तब अबाउंड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। एग्जाम्पल देते हैं अभी आप खुद इसे सॉल्व करोगे, देखना कैसे। जैसे द फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ और इन वाइल्ड एनिमल्स। द फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ और इन वाइल्ड एनिमल्स। अब क्लोजेस्ट में होगा क्या? ये पार्ट आपका मिसिंग होगा और ये होगा ऑप्शन में विथ, इन, टू और ऑफ। राइट, अब आपको ये पता है 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिए क्योंकि हमें ये पता है कि विथ और इन दोनों में से ही कोई ना कोई होना चाहिए। राइट, बट अब हम कर रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें तुरंत एक बात सोचनी है कि फॉरेस्ट कंटेनर है या कंटेन्ड है। फॉरेस्ट है कंटेनर, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर एनिमल होंगे ना, एनिमल के अंदर तो फॉरेस्ट नहीं होगा। तो जब हमने कहा कि द फॉरेस्ट इज अबाउंड, अब क्या हो गया? वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है और वाइल्ड एनिमल है हमारा कंटेन्ड, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर है, और जब कंटेनर के अंदर है तो गाइस क्या आंसर होगा? विथ आंसर होगा। गेटिंग? सो द फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ वाइल्ड एनिमल्स। बात समझ आई? सो इस तरीके से
आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा आपका क्लोज टेस्ट का तरीका। ओके, अब और एक बड़ा तोप होता है आपके एग्जाम में, और वो होता है जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंस अरेंजमेंट। इसे हम कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। अब सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है इसे भी देखते हैं। इसमें होता यह है कि आपको एक ए सेंटेंस दिया होता है, जैसे शीना, शीना, चलो लिख लेते हैं शीना, राइट। अब इसमें होता है PQRS, ठीक, और फिर होता है बी। मतलब ये कि इसका जो आखिरी पार्ट है ये दिया होगा और पहला पार्ट है ये दिया होगा। अब इसमें आपको यहां के जो दिए हुए वर्ड्स है इसको अरेंज करना होगा, लेकिन कैसे अरेंज करें? अरेंज इस तरीके से करना है कि ये जो बनने वाला पैसेज है, पैराग्राफ है, या फिर आपका एक लाइन है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, कुछ क्लॉजेस भी हो सकते हैं, सो ये मीनिंगफुल रहे, इसका मीनिंग चेंज ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम बात करें, इंग्लिश ग्रामर में एक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो इसे समझते हैं कि ये अदर वर्ड्स क्या है। सब्जेक्ट होता है जनरली अ डूअर, डूअर, नाउन और प्रोनाउन। ये या तो करता होगा जो कर रहा है, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, ठीक। वर्ब होता है एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड होता है वर्ब, ठीक। और इन अदर वर्ड्स में आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट, आपके बाकी की चीजें, जैसे एडवर्ब, जैसे प्रीपोजिशन, जैसे एडजेक्टिव, जैसे बाकी का सारा प्रेडिकेट, राइट। सो इनका जब हम रूल्स देखेंगे तब ये समझेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, इट्स अ ट्रिक कि जब आपको जंबल सेंटेंसेस करने हो, आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक पे कमांड करनी होगी। अगेन यू हैव टू डील विथ ग्रामर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू डील विथ योर वोकैबुलरी। वेरी टफ है ना। चलो देखते हैं वोकैबुलरी को डील हम कैसे करेंगे, इसे भी समझते हैं। जैसे आप कह रहे हो इट्स अ वर्ड एक्सटिरपेट। अब एक्सटिरपेट क्या होता है? एक्सटिरपेट इसे भी देखते हैं। एक्सटिरपेट होता है जैसे किसी अनचाहे चीज को हटाना, ठीक। टू रिमूव समथिंग अनवांटेड या अनडिजायर्ड। ऐसी कोई चीज जो हमें चाहिए नहीं है, हमें पसंद नहीं है या बोझ हो रही है, इसे हटा देना, राइट। ये होती है एक्सटिरपेट। अब इसे याद कैसे करोगे? चलो इसे भी देखते हैं। अब इस वर्ड को हम तोड़ देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा और पेट। अब क्या हो गया है कि जमाना कुछ इस तरीके से है कि हम बर्गर पिज्जा फैमिली के मेंबर्स हो गए हैं, राइट। और बर्गर पिज्जा फैमिली की वजह से क्या हो गया है, हमारे सभी के पेट एक्स्ट्रा हो गए, और हर कोई चाह रहा है कि इस एक्स्ट्रा पेट को रिमूव कर दे। सो एक्स्ट्रा पेट को हटाना इज एक्सटिरपेट। गेटिंग हियर? सो इस तरीके की फनी चीजें याद रख के फिर हम इस वोकैबुलरी से भी डील करेंगे। जैसे सर्डली। सर्डली क्या होता है? सर्डली होता है इन वेरी अग्रेसिव वॉइस। अग्रेसिव वॉइस, गुस्से में बात करना हमेशा। जैसे बचपन में 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में हमारे ज्योमेट्री के सर गुस्से में बात करते थे ना, सो यही होता है सरली। हमारे सर थे ज्योमेट्री में, हमेशा छड़ी लेके खड़े रहते थे। ये सरली आवाज में बात करना, ठीक। नेक्स्ट मिर्थ। मिर्थ होता है हैप्पी एटमॉस्फियर, खुशी का माहौल, ठीक। अब ये जो मर्थ है, ये मर्थ किसी का राइम कर रहा है, जैसे बर्थ, बर्थ का और मर्थ का राइम एक जैसा लग रहा है, राइट। जैसे
हमारे दीदी के यहाँ पे बेटा हुआ, बहुत महीनों, बहुत सालों बाद, बहुत मिन्नतों के बाद, तो क्या हो गया, बहुत खुशी का माहौल था. सो देयर वॉज एटमोस्फियर ऑफ mirth आफ्टर बर्थ. गेटिंग? सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वोकेबलरी को ट्रिकी वे में याद रखेंगे. जैसे एक और वर्ड बता देती हूँ आपको, एप्रीहेंशन. क्या होता है एप्रीहेंशन? एप्रीहेंशन होता है डाउटफुल सिचुएशन. डाउटफुल सिचुएशन, डाउटफुल मतलब पता नहीं आगे क्या होगा, स्पेशली रिजल्ट के 1 घंटे पहले पता है कि अब हमारा रिजल्ट आने वाला है. गॉड, उन दिनों की याद आ जाती है जब हम पेपर लिख रहे थे, काश मुझे 5 मिनट और मिले होते, मैं तो टॉप करता. राइट? सो इट्स डाउटफुल सिचुएशन. अब इसे कैसे याद रखेंगे? इस एप्रीहेंशन में एक हैन दिख रही है, हैन, HEN, हैन. हैन कौन होती है? मुर्गी. राइट? और उसको अपने भविष्य का पता नहीं होता कि कल मेरा कीमा बनेगा या सूप बनेगा, या फिर कल का दिन मेरा पूरा अच्छा गुजरेगा. समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट डाउटफुल सिचुएशन, एप्रीहेंशन. गेटिंग? सो इस तरीके के जब हम वर्ड से डील करेंगे तो क्या होगा, आपको एग्जाम में ये सारी चीजें रिलेट करने में आसानी होगी. आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है. रटने से आपका ब्रेन कभी इसे अब्सॉर्ब नहीं करेगा. 2 दिन याद रखेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा. लेकिन इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आपको हमेशा ये चीजें याद रहेगी. राइट? सो हम आपके कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट से, आपके वोकेबलरी से, सिनोनिम एंटोनिम से, फोबिया, मेनिया, ग्रुप वर्ड्स, प्रोफेशंस, इसी के साथ कुछ और ग्रामर, इसी के साथ PQRS वाले सेंटेंसेस, सेंटेंस जम्बलिंग, कॉमन एरर, इन सब से ट्रिकी वे में डील करेंगे. एंड आई विश you will enjoy it. Okay? Thank you so much.